चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट घायलों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है। तो 2 दिवसीय भूटान के दौरे से लौटने के बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और यह तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है। तो दिल्ली में हुए धमाके में घायल से मुलाकात करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। घायलों से मुलाकात की है। डॉक्टर्स की टीम से भी उन्होंने बातचीत की है और घायलों के स्वास्थ्य के बारे में उनसे जानकारी ली है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने। दिल्ली धमाके में 24 से ज्यादा लोग घायल हुए थे जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी भूटान से लौटने के बाद सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और वहां पर एक एक घायल से उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की। डॉक्टर्स की टीम से भी उन्होंने बातचीत की। घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ने मुलाकात की। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एलएनजेपी अस्पताल में दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए एक एक पीड़ित से मिले हैं, उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल लिया है। और इसके बाद डॉक्टर्स की टीम से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात करके सभी घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। भूटान के दौरे पर थे और वहां से लौटने के बाद एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें भी आई हैं सामने। तो एक एक घायल से उन्होंने मुलाकात की है और उन्हें सांत्वना दी है। साथ ही साथ डॉक्टर्स की टीम से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। सभी घायलों के स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। तो दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। एलएनजेपी अस्पताल में भूटान के दौरे पर थे और भूटान के दौरे से लौटने के बाद सीधे एयरपोर्ट से एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार जांच भी चल रही है। एनआईए से लेकर यूपी एटीएस की टीमें दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज भूटान से लौटने के बाद सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की है और घायलों का हालचाल लिया है। साथ ही उन्होंने जब ये ब्लास्ट हुआ था तो कहा था कि जो भी दोषी हैं उन्हें किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। तो एक एक घायल से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है, उनसे काफ़ी देर तक बातचीत भी की है। 24 से ज़्यादा लोग बताया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में घायल हुए थे और सबसे पहले सभी घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और मुलाकात की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सभी घायलों से एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर से भी बातचीत की। जो घायल हैं उन्हें रिकवर होने में कितना समय लगेगा, कितनी चोटें आई हैं। तो देखिए किस तरह से हाथ रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने हौसला बढ़ाया है सभी घायलों का, उन्हें सांत्वना दी है। और चलिए इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में दिल्ली से संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी भूटान से आज ही लौटे और सीधे एयरपोर्ट से एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, क्योंकि जब भूटान में थे प्रधानमंत्री मोदी उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि इस हमले के पीछे, इस ब्लास्ट के पीछे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आज सभी घायलों से एक एक करके मुलाकात की और डॉक्टर्स की टीम से भी उन्होंने बातचीत की है कि जो घायल हैं, कितने घायल हैं, कितनी चोटें आई हैं, रिकवर होने में कितना समय लगेगा। और धीरेन्द्र, बिल्कुल प्रधानमंत्री भूटान दौरे से पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। जब लैंड हुए थे उसी समय यहां पर मूवमेंट शुरू हो गया था। इसका मतलब साफ था कि प्रधानमंत्री एलएनजेपी पहुंच रहे हैं, घायलों से मुलाकात करेंगे, तीमारदारों से मुलाकात करेंगे, जो उनकी देखभाल में लगे हुए हैं, डॉक्टरों से मुलाकात होगी। और साफ तौर पर है कि इस पूरे अगर घटनाक्रम को देखें तो प्रधानमंत्री लगातार एजेंसियों के संपर्क में रहे, गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में रहे और इसलिए ये माना जा रहा था कि वो घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। उनकी मुलाकात खत्म हो गई है, प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं वो बताती हैं कि किस तरह से आत्मीयता
उन्होंने दिखाई है। एक तरफ से जोश भी भरा है उन जो घायल लोग हैं और उनको सांत्वना भी दी है। प्रधानमंत्री का पहुंचना निश्चित रूप से उन घायलों के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। उनकी रिकवरी में भी बड़ा निश्चित रूप से लाभ मिल सकता है, क्योंकि उनको पता है कि जब देश उनके साथ खड़ा है, शीर्ष नेतृत्व सरकार का साथ खड़ा है, तो फिर उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर संभव सहायता उनको प्रदान की जा रही है। महिलाओं के साथ जिस तरह से उन्होंने बातचीत की है बताता है कि जो घायल हैं निश्चित रूप से उनके लिए एक बुरा समय है, लेकिन ये बुरा समय कट जाएगा, उनको भी पता है, और रिकवरी जल्द से जल्द हो इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की है। अब प्रधानमंत्री यहाँ से क्योंकि रवाना हो चुके हैं, तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही लगभग 5:30 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक होनी है। सीसीएस की बैठक सबसे पहले होगी। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो दुख है, जो उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की है, उनके शब्दों को सुना है, वो कहीं ना कहीं मीटिंग में भी झलकेगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और ये माना जा रहा है कि एक रणनीति के तहत जिस तरह से एजेंसियां लगातार बढ़ रही हैं, जिस तरह से गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं, जिस तरह से हिरासत में लोग लिए जा रहे हैं, षड्यंत्रकारियों को निश्चित रूप से सरकार बख्शेगी नहीं, इसकी पूरी उम्मीद की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भूटान दौरे पर जब थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कोई भी षड्यंत्रकारी हो और उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और अब जबकि प्रधानमंत्री लौट चुके हैं, उनकी तीमारदारों और घायलों से मुलाकात हो चुकी है, ये माना जा रहा है कि सीसीएस की बैठक में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। वो महत्वपूर्ण कदम किस तरह के होंगे, ये निश्चित रूप से बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरह से कहा था कि वो खत्म नहीं हुआ है, और आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जिस तरह से अपनी बात रखी कि ऑपरेशन सिंदूर 2 को भी स्टार्ट किया जा सकता है, इसका मतलब साफ तौर पर है कि सरकार अब पूरी तरह से आतंक को नेस्तनाबूद करने की तरफ आगे बढ़ रही है। हालांकि अब आंतरिक सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, बॉर्डर सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है, कैसे विस्फोटक फरीदाबाद तक पहुंच गए एक बड़ा मुद्दा है। ये तमाम सवाल हैं जो सरकार के और एजेंसियों के दिमाग में घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कड़ी जोड़ने की प्रयास किए जा रहे हैं धीरेन्द्र, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। एनआईए की 10 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है, जो कि स्पेशल तरीके से इस ब्लास्ट की जांच करने जा रही है। उसकी अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। गृह मंत्री ऑलरेडी लगातार अपडेट एजेंसियों के प्रमुखों से ले रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि जो सीसीएस की बैठक होगी, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण उस बैठक में शामिल होंगी। ये माना जा रहा है कि अजीत डोभाल और साथ साथ सेनाओं के तीनों प्रमुख भी इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं। उस पर सभी की नजर रहने वाली है कि उस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। जी अच्छे, एनआईए को पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और भी जांच एजेंसियां पूरे मामले में जांच कर रही हैं, पूरे कनेक्शन को खंगाल रही। क्या कुछ अभी तक का डेवलपमेंट ने पूरे जांच में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? साथ ही साथ अभी प्रधानमंत्री मोदी भूटान से चूंकि लौटे हैं, इससे पहले जो बैठकें हुई उसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नहीं थे। आज प्रधानमंत्री मोदी बैठक में मौजूद रहेंगे। सुरक्षा समिति की जो बैठक होगी, बैठक काफी अहम मानी जा रही, क्योंकि इस बार जो ये ब्लास्ट हुआ है, जो हमला हुआ है, ये जो आतंकी थे, ये किसी दूसरे देश से नहीं आए थे। यहां पर सुरक्षा को लेकर एक माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि जितने भी ये आतंकी हैं, जितने भी दोषी हैं, वो भारत के ही रहने वाले हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, पुलवामा के रहने वाले हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि सफ़ेद पोश हैं, और एक तरफ का नया मॉड्यूल निश्चित रूप से देश में देखने को मिला है कि बड़े जो सफ़ेद पोस्ट हैं, जिस पर कि किसी की निगाह नहीं जा सकती, डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इसका मतलब है कि जो भी इस हैंडलर्स शामिल है, वो कहीं ना कहीं बाहर से उनको सक्रिय कर रहा था। इनको अब एजेंसियाँ इसी की पड़ताल कर रही हैं, इसीलिए छापेमारी लगातार जारी है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र से भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, फरीदाबाद से गिरफ्तारी, पुलवामा से जिस तरह से कनेक्शन सामने आए हैं। ये कहा जा सकता है कश्मीर से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से फरीदाबाद, कई शहर मुझे लगता है कि ये निशाने पर रहे हैं। और जिस तरह से एजेंसियों को इनपुट मिल रहे हैं कि दिल्ली के कई इलाके, खास करके इंडिया गेट, लाल किला, इसके अलावा कई मॉल्स, कनॉट प्लेस का इलाका, ये पूरा जो था भीड़ भाड़ वाला इलाका, खास करके सरोजनी नगर मार्केट और अन्य मार्केट पर भी उनकी नजरें थी। लेकिन जिस तरह से इनपुट अभी तक के हवाले से एक जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि ये ब्लास्ट यूपी में किसी धार्मिक स्थल पर करने को लेकर प्लानिंग की गई थी, लेकिन जिस तरह से जब एनआईए की कार्रवाई हुई, तमाम संदिग्धों को गिरफ्तारी हुई, आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, विस्फोटक जब्त किया गया, उसके बाद माना जा रहा है कि जल्दबाजी में इसे दिल्ली में ही ब्लास्ट किया गया। ये ब्लास्ट लखनऊ या फिर किसी धार्मिक स्थल यूपी में वहां पर होना था।
और धीरेन्द्र कई इनपुट निकल के सामने आ रहे हैं। एक तो ये है कि जिस तरह से धार्मिक स्थलों का जिक्र किया गया है, वो धार्मिक स्थल अयोध्या भी हो सकता था, वाराणसी भी हो सकती थी, इसके बारे में भी जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की ये फिराक में जो षड्यंत्रकारी थे, और इसीलिए एजेंसियां लगातार इनपुट जुटा रही हैं कि वहाँ मकसद उनका क्या था। ये ज़रूर है कि जो ब्लास्ट हुआ है कहीं ना कहीं आनन फानन में हुआ है, क्योंकि 9 घंटे लगातार ट्रेवल किया है। उस वक्त जबकि छापेमारी जब पुलिसकर्मियों की सुरक्षा एजेंसियों की हुई, जहां से जिस तरह से विस्फोटक बरामद हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं उमर को लगा कि अब मामला बिगड़ता जा रहा है, इसलिए उसको संकेत मिले। इसलिए आपने देखा होगा कि बदरपुर बॉर्डर से लेकर के दिल्ली आने में उसको 9 घंटे, और तमाम जगहों पर चाहे वो सीपी की बात करें, मयूर विहार की बात करें, वो कई जगह रुका। इसके अलावा जो 3 घंटे तक लाल किला के परिसर के पास आसपास उसकी जो गाड़ी खड़ी रही, ये बताती है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको संकेत कहीं और से मिले और इसके बाद उसने विस्फोट किया या फिर विस्फोट हो गया। इस पर अभी जांच की जा रही है। 2 विस्फोटक मिलने की बात कही जा रही है, एक तो अमोनियम नाइट्रेट की बात कही जा रही है, दूसरा एक विस्फोटक की भी जांच की जा रही है। एफएसएल लगातार उसकी जांच कर रहा है, एनआईए पूरी जांच कर रही है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जो उमर है उसकी मां का जो डीएनए सैंपल लिया गया है, उसको एम्स भेजा गया है और एम्स फोरेंसिक में उसकी जांच की जाएगी, उसकी सैंपलिंग की जाएगी। अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि उमर मर चुका है या फिर वो जिंदा है, उसके बारे में भी, इसीलिए सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये माना जा रहा है कि क्योंकि 400 अभी एलएनजेपी में रखे गए हैं, जो कि ये सैंपलिंग, डीएनए सैंपलिंग की बात कही जा रही है, उसी से पता चलेगा कि आखिरकार उमर क्या हुआ, वो विस्फोट में मारा गया या फिर अभी भी जिंदा है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी, जिस तरह से मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई है, अभी महाराष्ट्र में गिरफ्तारी हुई है, ये कड़ियाँ जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से दस्तावेज बरामद हो रहे हैं लखनऊ से लेकर के महाराष्ट्र और फरीदाबाद से लेकर के दिल्ली तक, वो ये बताते हैं, पुलवामा तक ये बताते हैं कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा था। गनीमत रही कि दिल्ली में। ठीक है अक्षय, आएंगे आपके पास। प्रधानमंत्री मोदी एलएनजेपी अस्पताल से बाहर निकलते हुए ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। 24 से ज्यादा लोग घायल एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं। भूटान से लौटने के बाद सीधे एयरपोर्ट से एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, और काफी देर तक ये मुलाकात चली है। सभी घायलों से एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी ने हालचाल लिया है, उनके स्वास्थ्य के बारे में उनसे जानकारी ली है। साथ ही वहां पर जो डॉक्टर्स मौजूद थे, डॉक्टर्स से भी उन्होंने जानकारी ली है। सभी घायलों के स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट भी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल में भर्ती सभी घायलों से आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है, सभी घायलों का हालचाल लिया है। डॉक्टर्स की टीम से भी उन्होंने बातचीत की है कि सभी घायलों को रिकवर होने में कितना समय लगेगा, गंभीर रूप से जो घायल हैं उन्हें रिकवर होने में कितना समय लगेगा, क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी, उस सब का ख्याल सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। अक्षय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी एलएनजेपी हॉस्पिटल से बाहर निकल चुके हैं। आधे घंटे से ज्यादा एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर वो रहे और एक एक मरीज से तफ्तीश से उन्होंने बातचीत की है, सभी घायलों का हौसला बढ़ाया है, सांत्वना दी है। और जो वहां पर डॉक्टर्स मौजूद थे, डॉक्टर्स से भी उन्होंने बातचीत की, काफी देर तक डॉक्टर्स की टीम से बातचीत की कि जो घायल है उन्हें रिकवर होने में कितना समय लगेगा, कितने गंभीर रूप से ये सभी घायल हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री लगभग 25 मिनट के आसपास एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद रहे। उन्होंने एक एक मरीजों से मुलाकात की, एक महिला का हाथ पकड़े हुए नजर आए और सांत्वना देते हुए नजर आए। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बातचीत की है, उससे कहीं ना कहीं ढांढस बंधा होगा उन तीमारदारों को भी, उन मरीजों को भी ढांढस बंधा होगा कि जो सरकार है वो पूरी तरह से उनके साथ है। 140 करोड़ लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, जल्द से जल्द रिकवर हो, इसकी कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। डॉक्टरों से उन्होंने भी बातचीत की है कि कितनी हालत गंभीर है किस मरीज की और कब तक ये रिकवर कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही भूटान चले गए थे, लेकिन वहाँ से भी लगातार अपडेट लेते रहे और जो ही देश लौटे उन्होंने एलएनजेपी पहुँच करके अस्पताल में मुलाकात की घायलों से, उनको ढांढस बंधाया है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उन तीमारदारों और उन मरीजों के लिए निश्चित रूप से एक संजीवनी का काम करेगा। जैसा मैंने पहले ही कहा, प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। ये कहा जा सकता है कि अब सीसीएस की बैठक पर सभी की नजर रहने वाली है धीरेन्द्र, लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब शीर्ष नेतृत्व आपके साथ रहता है, आप
दुख की घड़ी में हो और आपका शीर्ष नेतृत्व आपके साथ हो, तो कहा जा सकता है कि आपके लिए संजीवनी बन करके वो लौटा है। प्रधानमंत्री अब सीसीएस की बैठक करेंगे, उसमें देखना दिलचस्प होगा फैसला क्या होता है। ठीक है अक्षय, नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।